हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी गाइड बाय सत्येंद्र सर। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, जिसका नाम है अनुसूची। इसके पहले मेरे 4 टॉपिक आप लोगों के बीच में आ चुके हैं। जो पहला टॉपिक मेरा था वो था प्रस्तावना, दूसरा था नागरिकता, तीसरा संघ राज्य क्षेत्र और चौथा राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको देखने से पहले आप लोग उन चारों टॉपिक को जरूर एक बार देखिएगा। बहुत अच्छे ढंग से मैंने उन चारों टॉपिक को क्लियर किया है। क्रम से देखते चलिए। मैं वही टॉपिक उठा रहा हूँ जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है। उस क्रम में आज का हमारा टॉपिक है अनुसूची। भारतीय संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सरल भी है और लगभग परीक्षाओं में एक प्रश्न यहाँ से आ ही जाते हैं। बहुत अच्छे से मैं इसको बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अनुसूची का मतलब क्या होता है? अनुसूची भारतीय संविधान में जिस खंड में कई पॉइंट आते थे उसको संविधान में उसी जगह रखना उचित ना समझ के एक अलग अनुसूची बना दी गई कि विस्तृत चीजों को हम एक अलग जगह से व्यवस्थित करते हैं। तो जहां पे पॉइंट पॉइंट की बात होती थी उसको उठा के अनुसूची में रख दिया गया। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यानी 9, 10, 11 और 12 4 ऐसी अनुसूचियां हैं जिसको संविधान संशोधन करके बनाया गया। दोनों प्रश्न आते हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी अनुसूची है। आइए हम पहले अनुसूची से शुरुआत करते हैं। पहली अनुसूची क्या कहती है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। हमने तीसरा ही लेक्चर आप लोगों से साझा किया था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो जितने भी वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं उन सब के बारे में विवरण पहली अनुसूची में रखा गया है। एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि अगर भारत के किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, उसके नाम में परिवर्तन करना हो, तो हमें किस अनुसूची में संशोधन करना होगा, कहां पे संशोधन के साथ लिखना होगा। तो इतना कॉमन सेंस है कि प्रथम अनुसूची में हमको संशोधन करना ही होगा, क्योंकि वही हमको संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में चर्चा की गई है। वेतन दूसरी अनुसूची में है और किसके किसके वेतन के बारे में चर्चा की गई है? तो स्टेट पे जो अथॉरिटी और केंद्र में दोनों के बारे में की गई है। जैसे संसद किससे मिलकर बना होता है? संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। और स्टेट किससे मिलकर बना होता है? राज्य विधानमंडल स्टेट में, तो वो राज्यपाल, विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है उनसे मिलकर बना होता है। तो इस व्यवस्था से लगे जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके सबके वेतन के बारे में अनुसूची 2 में रखा गया है। जैसे केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इनके सबके वेतन के बारे में अनुसूची 2 में जिक्र किया गया है। उसी तरह से राज्य की अगर मैं बात करूं तो राज्य में राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इनके सबके बारे में, सबके वेतन भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में जिक्र किया गया है। अनुसूची 2 और अनुसूची 3 को आप लोग थोड़ा से मिला के पढ़िए। अनुसूची 3 में जिसके जिसके बारे में मैंने वेतन का जिक्र किया है उनके शपथ के बारे में कि वो शपथ किस चीज की लेंगे, इसकी पूरी जानकारी अनुसूची 3 में दी गई है। शपथ क्या होगा? तो एक दिमाग में परीक्षा के समय कंफ्यूजन आता है कि वेतन 2 में दिया गया है या वेतन 3 में दिया गया है। तो वेतन का मतलब आप पैसे से समझिए, थोड़ा सा ट्रिक दिमाग में रखेंगे तो हो सकता है आसानी हो। वेतन का मतलब पैसे से समझिए और पैसा नंबर 1, नंबर 2 का पैसा भी लोग याद रखते हैं नंबर 1 का, तो नंबर 2 सेकेंड है ना, तो 2 नंबर के पैसे से इसको याद कर लीजिए कि पैसा कहीं आएगा तो 2 नंबर का पैसा भी हो सकता, शपथ 2 नंबर का नहीं हो सकता। यानी अनुसूची द्वितीय में वेतन के बारे में बताया गया।
जितना पूछा जाता है कि अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया, उससे कहीं ज्यादा आता है कि वेतन पाने वाले ऐसे कौन से इसमें प्राधिकारी हैं जो शपथ नहीं लेते हैं अनुसूची 3 के तहत। तो उसमें राष्ट्रपति के बारे में जो शपथ की व्यवस्था है वो आर्टिकल 60 में दी गई है। यानी तृतीय अनुसूची में जो शपथ लेने वाले प्राधिकारी हैं उसमें राष्ट्रपति अपवाद है, क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ की व्यवस्था आर्टिकल 60 में की गई है। इसी तरीके से राज्यपाल के शपथ की व्यवस्था इस अनुसूची 3 में नहीं है। उसका आर्टिकल कौन सा है राज्यपाल का शपथ, वो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। तो प्रथम अनुसूची में हमने संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जाना कि पूरा विवरण, केवल इन सारी चीजों का पूरा विवरण प्रथम अनुसूची में किया गया। द्वितीय में वेतन मैंने बताया किसको किसको वेतन मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, उसका पूरा खाका अनुसूची 2 में लिखा है। अनुसूची 3 में शपथ की व्यवस्था है राष्ट्रपति राज्यपाल को छोड़कर, क्योंकि इनकी व्यवस्था आर्टिकल 60 में है और राज्यपाल की आपको कमेंट करके बताना है। अब हम आते हैं चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी अनुसूची क्या कहती है कि जो संसद की व्यवस्था है, संसद, इसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। लोकसभा हम आप जानते हैं कि हम लोग लोकसभा के सदस्य को वोट देकर निर्वाचित करके भेजते हैं। राज्यसभा की व्यवस्था और राज्यसभा में किस स्टेट से कितनी सीटें जाएंगी उसका सारा ब्यौरा अनुसूची 4 में दिया गया है। यानी राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से कितना कितना होगा, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा अनुसूची 4 में दिया गया है। सीधे प्रश्न आता है, कोई बहुत इसमें सिद्धांत नहीं छुपा हुआ। अब हम आते हैं इसी क्रम में 5वीं अनुसूची की तरफ। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची सीधे ये कभी कभी जोड़े मिलाने के लिए दे दिया जाता है या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। साफ साफ लिखा है कि 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति एवं क्षेत्रों के नियंत्रण के बारे में है, लेकिन इसी से जुड़ी 6ठी अनुसूची साथ में पढ़ेंगे तभी ये प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 6ठी अनुसूची में लिखा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के बारे में जानकारी, इन 4 राज्यों के बारे में जानकारी 6ठी अनुसूची में है और 5वीं अनुसूची में अन्य इन 4 को छोड़ के सारे चीजों के बारे में जानकारी है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की अगर हम लोकेशन मैप में देखना चाहें तो आपको दिखाते हैं। कि अगर हम इधर से भारत का नक्शा बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पे आसाम, उसके नीचे मेघालय, यहाँ नीचे त्रिपुरा और मिजोरम, यानी अगर हम यल बना दें तो ये चारों राज्य हमारे दिमाग में रहेंगे। मैप में आप लोग भी थोड़ा सा इसको ट्रिक है याद करने की, इसको देखिएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें कोई एक स्टेट का नाम बदल के पूछ लिया जाता है और गलती की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये 6 अनुसूचियां बहुत अच्छी तरीके से समझ ली हैं। अब हम 7वीं अनुसूची की तरफ आगे बढ़ेंगे। 7वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची क्या है, इनके सबके बारे में हम आपको आगे जानकारी दे रहे हैं। 6 अनुसूची के बाद हम 7वीं अनुसूची आपके साथ साझा कर रहे हैं। 7वीं और 8वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 12 अनुसूची में 7, 8, 10, 11, 12, 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। बाकी जो है उनको बस हमें इतना जानना रहता है कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, इस तरीके से याद करना पड़ता है। इनको थोड़ा से विस्तृत पढ़ना पड़ता है और इनके बारे में संविधान के भीतर भी विभिन्न प्रावधानों में चर्चा की गई, जहां और विस्तार से इसको समझाया जाएगा। यहाँ तो केवल एक रूपरेखा खाका के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। 7वीं अनुसूची क्या बताती है
सातवीं अनुसूची वास्तव में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के पृथक्करण के बारे में बताती है। यानी केंद्र और राज्य इनके बीच में शक्ति का पृथक्करण यानी शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा उसके बारे में सातवीं अनुसूची पूरी जानकारी देती है। सातवीं अनुसूची में हमने पूरे विषय को जो एक देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है उनको 3 भागों में बांट दिया। एक का नाम रखा संघ सूची। इसकी खूबी क्या होगी कि संघ सूची में हम उन्हीं विषयों को शामिल करेंगे जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होगा। दूसरी राज्य सूची, इसमें हम ऐसे विषयों को शामिल करेंगे जिस पे केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, राज्य को होगा। इसके अपवाद हैं, वो बीच में 1-2 अपवाद हैं, वो आएंगे, वहां पे इसका जिक्र किया जाएगा। और तीसरी ऐसी सूची बनाई गई जिसमें ऐसे विषयों को रखने की बात कही गई कि जो इतने संवेदनशील विषय होंगे जिस पर केंद्र भी अपना कानून बनाए और राज्य भी अपना कानून बनाए। अच्छा, कानून बनाने की व्यवस्था किसका कानून प्रभावी होगा, किसका कम प्रभावी होगा, वो केंद्र राज्य संबंध वाला जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें बड़े विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ एक खाका है जहां से सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं। तो जो संघ सूची बनाई गई उसमें मूल संविधान में 97 विषय थे। ये सारी चीजें नोट करने वाली हैं। मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में उसमें 3 विषय और जोड़े गए और संख्या हो गई 100। यानी जितनी सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य समवर्ती 3 सूची है। यानी ट्रिक याद कर लीजिएगा कि इसमें 3 विषय जोड़ दिए गए और वर्तमान में 100 विषय इसमें हो गए संघ सूची पर, जिस पर केवल केंद्र कानून बनाएगी। राज्य सूची में क्या था कि मूल संविधान में तो 66 विषय थे, लेकिन इसमें से 5 विषय निकाल दिए गए, माइनस कर दिए गए, 5 विषय निकाल दिए गए। तो वर्तमान में 61 विषय बचे हैं जिस पर केवल और केवल कानून राज्य बनाएगी। और ये जो 5 विषय निकाले गए, इन्हीं 5 विषय को इस समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, तो इसकी संख्या आज 52 हो गई है। बड़ा बढ़िया से इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 93 में 3 जोड़ के हमने 100 किया, यहाँ 66 से 5 निकाले तो 61 बचा, और यही मतलब हुआ कि इस 5 को समवर्ती में जोड़ दिया गया तो 47 से बढ़ के संख्या उसकी 52 हो गई। इसमें शिक्षा, वन्यजीव, मापतौल, ऐसे 5 विषय हैं जो संघ सूची का जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा समवर्ती सूची का, उसमें मैं उसकी व्यापक चर्चा करूंगा। तो अब आज याद करने योग्य चीजें क्या हैं कि संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और ये सूचियां बनाई क्यों गई? सूचियां केवल इसलिए बनाएगी कि संघ और राज्य के बीच शक्ति संबंधित किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, केवल इसलिए। आइए 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करें। 8वीं अनुसूची बताता है कि मूल संविधान में हमारे पास 14 प्रकार की भाषा थी, 14 जो संविधान में दर्ज थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है जहां से बार बार प्रश्न आता है। 22 भाषा है और संविधान में भाग भी 22 ही है। तो इसको याद करिएगा कि 8वीं अनुसूची के मूल संविधान में तो भाषा 14 थी, लेकिन अब इसमें 22 भाषा हो गई। तो जो भाषाएं बढ़ी हैं किसी न किसी प्रकार के संशोधन से ही बढ़ी होंगी। कौन कौन से संशोधन करके भाषाएं बढ़ाई गई, आइए इस पे थोड़ा चर्चा करें। तो सबसे पहला भाषाओं से संबंधित यानी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं जोड़ी गई उसमें पहला संविधान संशोधन हुआ 21वां, 21st, याद करिए इसको। 21वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1967 में, 1967 में। और एक भाषा जोड़ी गई सिंधी। ये कौन सी भाषा थी? 15वीं भाषा जोड़ी गई, क्योंकि 14 भाषा मूल संविधान में थी, अब हमको 22 तक ले जाना है। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जो 15वीं और एकमात्र भाषा जोड़ी गई वो भाषा थी सिंधी। उसके बाद उसके 50 साल के बाद 71वां संविधान संशोधन किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और 3 भाषाएं जोड़ी गई। एक का नाम है कोंकणी,
एक का मणिपुरी और एक का नेपाली। अब इसकी ट्रिक आप लोग बनाइएगा अपने तरीके से, जैसे भी जिसको याद हो पाए। हम लोग तो अपने तरीके से इसको याद कर लेते थे। तो 21वें में 50 जोड़ा आपने, 71वां हो गया। और उसके बाद ये सन आप देखिए 1992 है, तो ये इसका 92 ले लीजिए। तो तीसरा जो संशोधन हुआ वो 92वां ही संशोधन था। 92 संशोधन 2003, और इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। एक का नाम था बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। और इसकी ट्रिक होती है बी, एस, डी और एम। 4 भाषाएं इस तरीके से जोड़ी गई। तो 15वीं सिंधी थी, 16, 17, 18 कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, और 19, 20, 21, 22 बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। इस प्रकार से 22 भाषाएं आज भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में दर्ज हैं। अब हमारे पास 4 अनुसूचियां बचती हैं, 9, 10, 11 और 12, जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूं। 8वीं अनुसूची के बाद 9, 10, 11, 12 इससे प्रश्न आते हैं। और इसलिए इसकी विशेषता इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये चारों के चारों अनुसूचियां मूल संविधान में नहीं थी, इसको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। इसको मैंने एक चार्ट का रूप दिया है आप लोगों की सहजता आसानी के लिए। इसको चार्ट को आप ऐसे बनाइएगा, और मैं इसको थोड़ा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। 8 अनुसूची के बाद जो 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, वो भारतीय संविधान के प्रथम संविधान संशोधन से ही जोड़ी गई। इतना इंपॉर्टेंट क्यों था ये अनुसूची जोड़ना? एक्चुअली उस समय जब देश आजाद हुआ तो जमींदारों का जो इतना व्यापक प्रभाव था उसको कैसे समाप्त किया जाए, भूमि सुधार कैसे किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पादन हो, या जमीन का जो बड़ा से बड़ा हिस्सा वो एक ही आदमी के पास केंद्रित था। तो ऐसे देश को व्यवस्थित ढंग से नहीं चलाया जा सकता था, इसीलिए प्रथम संविधान संशोधन ही करना पड़ा 1951 में, और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें कहा गया कि इस अनुसूची में जिस भी विषय को रखा जाएगा वो भूमि सुधार से संबंधित और जमींदारी उन्मूलन कैसे किया जाए उससे संबंधित होगा। और इस विषय को इतनी ताकत दी गई और कहा गया कि इस पे न्यायालय कोई भी समीक्षा नहीं कर सकेगी। तो सरकार के पास एक पावर आ गया कि इस अनुसूची में हम ऐसे विषय को डाल दें कि जिससे हम जमींदारी उन्मूलन कर सके, भूमि सुधार कर सके, और एक हद तक न्यायालय उस पर किसी प्रकार की कोई समीक्षा भी नहीं कर सकती थी। तो एक प्रकार का पावर सरकार ने अपने पास ले लिया। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी कि इसमें विषय बढ़ते गए और सरकार जो है अपने हिसाब से विषय इसमें डालने लगी। स्थिति आज ये बनी है कि इसमें वर्तमान में 284 विषय हैं, 284। तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें थोड़ा बहुत गौर करना पड़ा, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलते आदेश दिया कि 1973 में जो केशवानंद भारतीवाद हुआ है उसके बाद से जो भी विषय इसमें डाले जाएंगे उस पर मैं समीक्षा कर सकता हूं। यानी न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार अपने पास सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार मनमाना रवैया अपनाने लगे। तो भूमि सुधार का मामला आप समझ लीजिए। दूसरा, 52वां संविधान संशोधन किया गया 10वीं अनुसूची। यानी ये जो सारी अनुसूचियां जोड़ी गई ना, उस समय देश के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर जोड़ी गई। उस समय क्या था, आया राम गया राम वाली व्यवस्था थी। चुनाव होते थे, लोग एक पार्टी से जीतते थे, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पैसे रुपए की व्यवस्था के साथ दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो राजनीतिक अस्थिरता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। तो सरकार ने क्या किया कि 52वां संविधान संशोधन किया 1985 में, और एक 10वीं अनुसूची ही जोड़ दी गई, और इसका नाम दिया गया दल बदल निरोधक कानून। और एक आर्टिकल भी जोड़ा गया, आर्टिकल 102 सब क्लास 2 में, कि एक व्यवस्था बनाई गई दल बदल की कि किस तरीके से आप अपना दल बदलेंगे तो आपकी सदस्यता योग्य होगी, और कैसे बदलेंगे तो अयोग्य हो जाएगी। इसके बारे में जब आर्टिकल 102 पढ़ाऊंगा तो दल बदल के पूरा खाका आपके सामने ऐसे ही दिखाऊंगा बना के।
तो 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसकी विशेषता भी मैंने बता दी कि ये भूमि सुधार से संबंधित है और ये दल बदल कानून से संबंधित है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11वीं और 12वीं अनुसूची, बार बार आप लोग पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका या शहरी क्षेत्र की व्यवस्था से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें पंचायत की शक्तियां और प्राधिकार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई। इसमें वर्तमान में 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। मैं ग्राम पंचायत नहीं केवल पंचायत कह रहा हूं, इसका मतलब आप समझिए कि 3 स्तर की पंचायत की व्यवस्था इस समय रखी गई है, एक ग्राम स्तर पे, एक ब्लॉक स्तर पे और एक जिला स्तर पे। पूरा का पूरा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वास्तव में जो अनुसूचियां पढ़ा रहा हूं ना, ये भी एक प्रस्तावना जैसा आप समझिए कि खाका है। ये सारी टॉपिक संविधान में आपको एक जगह मिलेंगे, व्यापक रूप से मिलेंगी। व्यापक रूप से ये थी इसलिए इनको थोड़ा से अलग किया गया। इस सब मुद्दे आपको कहीं ना कहीं पूरा टॉपिक पढ़ने के दौरान मिलेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार से संबंधित थी। और उसी तरीके से फिर अगला संविधान संशोधन किया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये किस चीज से संबंधित थी? तो 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है ये बड़ा मैं लिख रहा हूं, रेड पेन से लिख रहा हूं, जो नगर पालिका की शक्ति से संबंधित है। नगर पालिका की शक्तियों से संबंधित है और इसका विषय भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इसमें इस समय 18 विषय शामिल हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा टॉपिक अनुसूची आप लोगों को बताया कि पहली अनुसूची में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत वर्णन है। दूसरी अनुसूची क्या है, उसमें वेतन है। तीसरी अनुसूची क्या है, शपथ है। चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं और 6ठी जनजातियों से संबंधित है। 7वीं सूची जो है केंद्र राज्य संबंध से यानी संघ राज्य और समवर्ती सूची है। 8वीं में भाषा है और 9, 10, 11, 12 मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरीके से पूरा अनुसूची मैंने एक जगह खत्म किया। अब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और अगर कहीं दिक्कत होगी तो मुझको कमेंट करके बताइएगा। तो आज इसके पहले मेरे सारे लेक्चर हैं, अभी प्लेलिस्ट नहीं बनी है। आप लोग जब चैनल खोला करिए तो उसका एक ऑप्शन वीडियो का होता है, वहां जाएंगे तो इसके पहले के सारे वीडियो वहां अपलोड हुए हैं। एक वीडियो आप लोग ज्यादा देख रहे हैं, एक कम देख रहे हैं। सारे के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता कि कहां से क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपकी व्यापक समझ में नहीं, इसलिए मैं थोड़ा विस्तृत पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन सॉल्व करिए, जहां समस्या होगी कमेंट करिएगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक समाप्त हुआ। जल्दी अगले टॉपिक के साथ आपके बीच में आऊंगा। और आप लोग हमारे इस चैनल को स्टडी गाइड बाय सत्येंद्र सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।